हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर वीडियो से। और वीडियो में 7 नवंबर 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि हाल ही में अमेरिका में एक नई सरकार बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, जिसके बारे में अभी वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 का जारी हो चुका है। इसमें भी देखेंगे कि भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है और टॉप पर कौन रहा है, बॉटम पर कौन रहा है। वीडियो में सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और लास्ट वीडियो जो मैंने आपको दिया था वो 29 अक्टूबर को दिया था, मतलब ठीक एक सप्ताह पहले दिया था। फिर मैंने आपको जो सीरीज चल रही है शाम के 9 बजे की, वहां पर भी मैंने आपको आगाह कर दिया था कि अब एक सप्ताह के बाद ही क्लास होगी, क्योंकि मैं घर चला गया था अपने माता पिता से मिलने दिवाली के मौके पर। तो अब जो पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर हैं उनको मैं एक ही वीडियो में कंपाइल करके आपको दे दूंगा आज शाम तक, या फिर मैक्सिमम आपको कल तक ये वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश का एक कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो दरअसल ये बर्ड सेंचुरी स्थित है उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। पहले इसका नाम नवाबगंज बर्ड सेंचुरी हुआ करता था। जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे उन्हें जरूर पता होगा कि नवाबगंज बर्ड सेंचुरी काफी प्रसिद्ध है। लेकिन साल 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी कर दिया गया। इस बर्ड सेंचुरी में 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती। छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो ऑफर चल रहा था वो ऑफर अभी भी चल रहा है। दिवाली 50 कोड लगाकर आप मेरे किसी भी बैच में एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में 50% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और ज्योग्राफी जो भी अटेंड करना चाहते हैं, ज्योग्राफी का स्पेशल बैच क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से। तो सुबह 11 बजे इसकी क्लास होगी, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में प्रीमियम बैच वाले ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे वहां पर आपको ज्योग्राफी बैच का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले बात कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। कल शाम को ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद के इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और फाइनली काफी क्लोज मार्जिन रहा और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कमाला हैरिस को करीब 6 करोड़ 62 लाख वोट मिले हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को 7 करोड़ 11 लाख वोट मिले हुए हैं। तो बहुत ही क्लोज विन है, लेकिन हाँ, विन तो विन ही होती है। डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार अमेरिका के एक बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रहे डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये 45वें राष्ट्रपति पहली बार बने थे। साल 2017 से लेकर 21 तक ये राष्ट्रपति थे। अब ये 47वें राष्ट्रपति बने हैं फिर से, ठीक है, क्योंकि बीच में 46वें राष्ट्रपति जय बाइडेन बने थे। कई लोगों को लगता है भारतीय मीडिया लगातार इनको कमला हैरिस बोलती रहती है। ध्यान रखिए वहां पर कमला विमला जैसे नाम नहीं चलते हैं। इनका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो कमाला हैरिस है। लेकिन हमारे देश में जो हिंदी मीडिया है वो लगातार इनको कमला हैरिस बोलती रहती है। तो मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग भी इनको कमला हैरिस बोलने लगे हैं। तो ध्यान रखें कमला विमला शिमला ऐसे नाम भारत में ही चलते हैं, वहां पर ऐसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होते। डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है इसको बोलते हैं रिपब्लिकन पार्टी। तो इनकी पार्टी का नाम आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी ये लगातार सुर्खियों में रहेंगे और आपके एग्जाम में इनके बारे में इनकी पार्टी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति पद है उसके लिए टेन्योर 4 साल का होता है। जैसे हमारे देश में भारत का राष्ट्रपति का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर 4 साल का टेन्योर होता है। एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से अमेरिका में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं बना था जो कि एक बार इलेक्शन हारा हो और दोबारा कभी भी राष्ट्रपति बना हो। लेकिन ट्रंप वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं अमेरिका के जो कि एक डिफीट होने के बाद भी दोबारा फिर से अपनी सरकार बना पाए हैं। मतलब पहले राष्ट्रपति रहे हैं, फिर ये पिछली बार हार गए थे, इस बार फिर से ये जीत गए हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से, 1945 के बाद से। अमेरिकी संविधान के अंदर सेक्शन 1 के अंदर आर्टिकल 2 यहां के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है। पीएम ई ड्राइव जिसको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहेंसमेंट। तो इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 320 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का मेन उद्देश्य यह है कि भारत में जो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज कर रहे हैं उनको सब्सिडी दी जाए।
मतलब कहने का ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, पेट्रोल और डीजल के वाहनों के कंपैरिजन में उनकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो इसकी कॉस्ट आ रही है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। हाल ही में अक्टूबर 2024 का डेटा ये बताता है कि इस टाइम पर पूरे भारत में जितने भी टू व्हीलर्स बिक रहे हैं उसमें से 52% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स टू व्हीलर हैं, जो कि अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। इतना ही नहीं, अगर थ्री व्हीलर्स की हम लोग बात करें तो थ्री व्हीलर में ये रेशियो पहुंचकर 73% हो गया। मतलब आप ये बोल सकते हो आज की डेट में अगर 100 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स थ्री व्हीलर्स निकल रहे हैं मार्केट में तो उसमें से 73 ईवी से रिलेटेड है, मतलब 73 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। और उसी तरीके से अगर टू व्हीलर निकल रहे हैं तो उसमें से 100 में से 52 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। तो ये रेशियो बता रहा है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मार्केट लगातार बढ़ रहा है। ओवरऑल केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के लिए 10,900 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है, जिसमें से एक स्लैब अभी लॉन्च करी गई है, 320 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। ये कौन है जिनको इंटरनेशनल सोलर अलियांस के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो अब से नए डायरेक्टर जनरल इसके होंगे आशीष खन्ना। और आशीष खन्ना जिनकी जगह ले रहे हैं ये हैं अजय माथुर। अजय माथुर का कार्यकाल मार्च 2025 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रावधान है कि वो 6 महीने पहले ही करीब करीब अपने नए डायरेक्टर जनरल और सीईओ की अपॉइंटमेंट कर दें, तो उसी को देखते हुए आशीष खन्ना अब से 2025 में मार्च के महीने से नए डायरेक्टर जनरल होंगे इंटरनेशनल सोलर अलियांस से। आज तक इंटरनेशनल सोलर अलियांस में टोटल 3 डायरेक्टर जनरल हुए हैं। जो पहले डायरेक्टर जनरल थे इनका नाम है उपेंद्र त्रिपाठी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे हुए इनका नाम है अजय माथुर, अब जिनकी जगह ले रहे हैं आशीष खन्ना, और अब तीसरे हैं आशीष खन्नी। तो आप तीनों के नाम ध्यान रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलियांस की स्थापना भारत में करी गई थी साल 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। ये एक ऐसा संस्थान है जो कि पूरे दुनिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इनको प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। आज की डेट में देखते ही देखते 2015 से लेकर आज तक करीब 9 सालों में इंटरनेशनल सोलर अलियांस को ज्वाइन करने वाले पूरे दुनिया में 120 कंट्रीज हो चुके हैं जो कि इसे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे देश हैं जो कि सिग्नेटरी कंट्री के रूप में इससे जुड़े हुए हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नई दिल्ली सर्किल के नए चीफ जनरल मैनेजर के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है देबाशीष मिश्रा। अब से नई दिल्ली एसबीआई सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर यही होंगे। पूरे भारत में अगर बात करें तो देखिए हेडक्वार्टर तो एक ही होता है किसी भी बैंक का या संस्थान का, जैसे कि एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। लेकिन पूरे भारत में एसबीआई की 22,600 ब्रांचेस हैं। इन सभी ब्रांचेस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए एसबीआई की तरफ से 17 सब हेडक्वार्टर बनाए गए हैं, मतलब जगह के हिसाब से उनके हेडक्वार्टर अलग अलग जोन के बनाए गए हैं। तो इन 17 हेडक्वार्टर्स में से एक हेडक्वार्टर नई दिल्ली वाला भी है। और ये जो सब हेडक्वार्टर्स होते हैं इनको चीफ जनरल मैनेजर ही संभालते हैं। तो आप ये बोल सकते हो एसबीआई के अंदर इस टाइम पे 17 सब हेडक्वार्टर्स हैं, तो 17 चीफ जनरल मैनेजर भी हैं, ओके। जिनमें से एक है देबाशीष मिश्रा, जो कि अब नई दिल्ली वाला सर्कल संभालेंगे। इससे पहले देबाशीष मिश्रा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फॉरेक्स डिपार्टमेंट, एचआर, आईटी और एमएसएमई सेक्टर, क्रेडिट एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, इन सभी में सर्व कर चुके हैं। अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है। मैंने आपको पिछले सप्ताह में बताया था कि हाल ही में एचएसबीसी बैंक के पहली बार फर्स्ट विमेन सीएफओ के रूप में कौन अपॉइंट करी गई हैं? मतलब एचएसबीसी बैंक में पहली बार कोई महिला सीएफओ के रूप में अपॉइंट करी गई हैं। तो इनका नाम है पैम कौर। क्या नाम है? पाम कौर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 का जारी किया गया है। तो इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो इस बार भारत का स्थान 83वां रहा है। 83rd रैंक भारत ने यहाँ पर सिक्योर करी है। ध्यान रखें जितने भी आपसे पासपोर्ट इंडेक्स पूछे जाते हैं, चाहे वो ब्लूमबर्ग का हो चाहे हेनले हो, सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेनले है। ऐसा कभी भी कोई भी एग्जाम नहीं है, चाहे आप आईबीपीएस दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में हेनले आपसे जरूर पूछा जाता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस आप ये मान के चलें कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ है।
इस बार के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप करने वाला जो कंट्री है वो है सिंगापुर। सिंगापुर अकेले इस बार नंबर 1 पे रहा है। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप पूरे दुनिया में 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। इतना ज्यादा मजबूत पासपोर्ट है सिंगापुर का। लगातार दूसरी बार सिंगापुर ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे जॉइंटली 5 देश रहे हैं। एक तो स्पेन है, दूसरा जापान है, तीसरा फ्रांस हो गया, इसमें जर्मनी भी इसमें है, और इटली हो गया। ये 5 देश जॉइंटली दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पे डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और आयरलैंड है। पूरी लिस्ट मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर हमारे आसपास के देशों की बात करें, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, या श्रीलंका, भूटान, नेपाल, और इसके अलावा बांग्लादेश हो गया, ये जितने भी हमारे आसपास के देश हैं, इन सब की रैंकिंग भारत से नीचे ही है इस बार। और जिसमें से पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि बॉटम से टॉप 4 में इस बार आ रहा है। 102 रैंक पाकिस्तान के पासपोर्ट ने सिक्योर करी है। और सबसे बुरी स्थिति है अफगानिस्तान के पासपोर्ट की, 105वीं रैंक इन्होंने सिक्योर करी है। ये कौन सा संस्थान है जिसने हाल ही में एएससीआई हैदराबाद के साथ मैनेजमेंट डेवलपमेंट को लेकर एक पैक्ट साइन किया है? तो ये संस्थान है सेल, जिसको बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए सेल इसके तहत चाहती क्या है। एएससीआई हैदराबाद जो है ये एक संस्थान है जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया। ये हैदराबाद स्थित एक ऐसा संस्थान है जो कि भारत में सरकारी ऑफिसर्स को प्रॉपर मैनेजमेंट वर्क के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि अधिकारियों को स्किल्स प्रोवाइड करता है और उन्हें बताता है कि वो एफिशिएंटली कैसे काम कर सकते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये चाहती है कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग भी एएससीआई हैदराबाद में कंडक्ट करी जाए। तो आप ये बोल सकते हो एएससीआई हैदराबाद जो है ये सेल के जो ऑफिसर्स हैं इनको ट्रेन करने का काम करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1954 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है अमरेंदु प्रकाश। क्या नाम है? अमरेंदु प्रकाश। वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष कौन से दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस हाल ही में मनाया गया 5 नवंबर के दिन। पहली बार यह दिवस साल 2015 में अनाउंस किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि पूरे दुनिया में हर देश में जो भी सरकार कार्यरत है उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि सुनामी से निपटने के लिए वो हर टाइम पर अपने देश में जागरूक रहें और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके रखें, क्योंकि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो कि हर साल सुनामी की चपेट में आ जाते हैं। आज तक अमेरिका और जापान सबसे ज्यादा बार इसके भागीदार रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा बार सुनामी को लेकर यहीं पर नुकसान हुआ है। तो सुनामी जब आती है तो ये बहुत ही डिजास्टर्स होती है, जिसके लिए हर सरकार को कार्यरत रहना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने दुरुस्त करना चाहिए। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अपने कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन री केवाईसी सर्विस लॉन्च करी गई है? तो इसको लॉन्च किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इंडियन ओवरसीज बैंक मैनेजमेंट का ये मानना है कि टाइम टू टाइम केवाईसी सबमिट कस्टमर्स को करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद किसी कस्टमर के पास प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं रह जाती है। तो ऐसे में बैंक उन्हें अपडेट कराता रहता है, जिससे कि ऑथेंटिसिटी बनी रहती है और जो प्रॉपर कस्टमर होते हैं, जेन्युइन कस्टमर होते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो यहाँ पर अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर हैं, अगर आपका खाता आईओबी में है, तो आप एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या फिर आईओबी की वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली आप अपनी केवाईसी सबमिट कर सकते हैं। केवाईसी का मतलब वही हो गया, नो योर कस्टमर इसको बोलते हैं। इसमें आपको आप अपनी आइडेंटिटी सबमिट करनी होती है, जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पर सबमिट करना होगा जाकर। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई और इसके सीईओ है अजय कुमार श्रीवास्तव, एके श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में स्थापित किया गया। इंडियन बैंक 1907 में स्थापित किया गया। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर भी चेन्नई है। पीएनबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा है। यह कौन सा भारतीय राज्य है जिसने हाल ही में अगर वाइल्ड एनिमल से किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए कंपनसेशन को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है? मतलब कोई भी जंगली जानवर अगर
किसी व्यक्ति को मार देता है तो उसके घर वालों को सरकार की तरफ से मुआवजा 25 लाख रुपए मिलेगा। तो ये है मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। डॉक्टर मोहन यादव अभी पिछले विधानसभा के इलेक्शन जीते हैं एमपी के अंदर, और बीजेपी की तरफ से इन्होंने सरकार बनाई है। अब देखिए मध्य प्रदेश में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे की कहानी है क्या। अभी मध्य प्रदेश में पिछले सप्ताह में ही एक हाथी ने दो लोगों को कुचलकर उनकी जान ले ली, मतलब दो लोगों की मृत्यु हो गई वहां पर। तो अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर इस चीज के लिए 8 लाख रुपए मुआवजे दिया जाता था, लेकिन लोगों के द्वारा काफी वहां पर बवाल किया गया, इधर उधर हंगामे किए गए, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने इस मुआवजे को बढ़ाकर 3 गुने से ज्यादा कर दिया है, मतलब 25 लाख कर दिया है। अब देखिए ये बात यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहीं की यह घटना है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास अगले 72 घंटे के अंदर 10 हाथी मरे हुए मिले सबको। हालांकि इसकी जांच 4 से 5 दिन चलती रही, और अभी 2 दिन पहले ही ये रिपोर्ट आ गई है कि जो हाथी थे उनका जब पोस्टमार्टम किया गया तो उनके लिवर में, उनकी किडनीज में, स्टमक में, हर जगह पर एक पॉइजनस एसिड पाया गया है। ठीक है। और सभी हाथियों ने वहां पर बाजरा खाया हुआ था। ठीक है। तो ये जो बाजरा की डाइट हर एक मरे हुए हाथी के अंदर मिली हुई है, साथ में सेम एसिड, पॉइजनस एसिड मिला हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत सारी चीजों के ऊपर इशारा इंगित करता है। ये चीज ये दर्शाती है कि हाँ, इंसान एक जानवर को कभी भी माफ नहीं कर सकता। शायद आज भी इंसान अगर अपनी हद तक आ जाए तो जानवर तो बहुत अच्छी बात है, इंसान शायद इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि अगले 72 घंटे के अंदर 10 से ज्यादा हाथी मार दिए गए यहाँ पर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। खैर, 25 लाख रुपए अब से यहाँ पर मुआवजा हो गया है, ये बात आप ध्यान रखें। मध्य प्रदेश में गवर्नर हैं मांगू भाई पटेल। ये कौन सी कंपनी है जिसको इंडियन आर्मी की तरफ से आर्मी की होविट्जर आर्टिलरी गन सिस्टम के लिए लोएस्ट बिडर के रूप में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है? देखिए है क्या है, इंडियन आर्मी ये चाहती है कि इनके लिए होविट्जर गन्स बनाई जाए। होविट्जर गन्स मैं आपको बता दूं, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये आर्टिलरी होविट्जर वही गन है जिसका यूज कारगिल वॉर में 1999 में किया गया था। इन गन्स की खास बात यह है कि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड में छुपे हुए हमारे दुश्मन के ठिकानों को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन इंडियन आर्मी ये चाहती है कि अभी काफी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, नई टेक्नोलॉजी और अपडेशंस के साथ नई होविट्जर गन्स की अब जरूरत है हमें, जिसके लिए बिडिंग कराई गई और सबसे लोअर बिड फाइल करी भारत फोर्स ने। इंडियन आर्मी को इस तरीके की 307 होविट्जर गन्स चाहिए, जिसमें से 60% गन्स का कॉन्ट्रैक्ट भारत फोर्स को दे दिया गया है, और 40% गन्स का कॉन्ट्रैक्ट टाटा एडवांस सिस्टम को दिया गया, क्योंकि भारत फोर्स के बाद सबसे कम बिडिंग कोट करी थी टाटा एडवांस सिस्टम ने। तो आप ये बोल सकते हो 307 में से 60% भारत फोर्स बना कर देगी और 40% टाटा एडवांस सिस्टम बना कर देगी। और टोटल अगर बजट इसके लिए देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसके लिए 6,000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है टोटल बजट के रूप में। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा स्विफ्ट सिस्टम पर बेस्ड रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स के लिए? कहने का मतलब यह है कि अगर आप इंटरनेशनली मनी ट्रांसफर करते हैं, मतलब किसी दूसरे देश में आप पैसा भेजते हैं, तो आप उसे रियल टाइम पे आप एट अ टाइम उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। आपको तुरंत का तुरंत पता लगता रहेगा कि आपका पैसा अगर पहुंच गया है तो तुरंत आपको अपडेट आएगा, और अगर नहीं पहुंचा है तो उसके पीछे का रीजन आ जाएगा। तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनके द्वारा इनके कस्टमर्स को ये फैसिलिटी दी गई है। अब आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर कस्टमर हैं तो आपके पास ये फैसिलिटी है कि आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर अगर किसी दूसरे देश में भी बैठा हुआ है तो आप इजीली, जैसे यूपीआई करते हो ना आप सिंपली, बस वैसे ही आप तुरंत ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहाँ पर आपको आईएमपीएस की फैसिलिटी भी मिलेगी कि आपने 1 सेकंड में जैसे ही यहाँ ट्रांसफर किया, दूसरे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अगले के अकाउंट में पूरा पूरा पैसा ट्रांसफर्ड हो जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ है वी वैद्यनाथन। कौन है? वी वैद्यनाथन। एक्सिस बैंक 1993, एचडीएफसी बैंक 1994, आईसीआईसीआई बैंक भी 1994 में ही स्थापित किया गया। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है वडोदरा, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, एक्सिस का हेडक्वार्टर भी मुंबई है। ध्यान रखिए, जो मैं पीवाईक्यू सीरीज आपकी चला रहा हूं,
स्पेशली आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए, एसएससी 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए और मेंस के एग्जाम के लिए, चाहे सीडीएस हो या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए सीरीज है। इसमें मैं पिनेकल को कंपाइल कर रहा हूँ और साथ में मेरी जो स्टैटिक जीके की बुक है उसको भी कंपाइल करके ये सीरीज चला रहा हूँ यूट्यूब पर। सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। शाम को 9 बजे इसमें क्लास होती है। आज भी क्लास होगी तो इसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर हो जाती है, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने मेरा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज शाम 9 बजे मिलना मत भूलिएगा। ये कौन सा संस्थान है जिसने 2036 में ओलंपिक्स भारत में होस्ट किए जाएं, इसके लिए आशय पत्र प्रस्तुत किया है। आशय पत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब हम ये विल रखते हैं या फिर हम ये चाहते हैं कि 2036 में ओलंपिक्स जो हों ये भारत में होस्ट किए जाएं। तो इसके लिए इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है। और ये जो पत्र है ये इस बात की पुष्टि करता है कि भारत सरकार, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये चाहते हैं कि 2036 में ओलंपिक्स भारत में होस्ट किए जाएं। अब देखने वाली बात ये होगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से भारत को होस्टशिप दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये बात अलग की है। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की स्थापना 1927 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसकी प्रेसिडेंट है इस टाइम पे पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। इंडियन मिलिट्री की एक कौन सी ब्रांच है जिसके द्वारा 2024 का महासागर समिट होस्ट किया गया है और इस बार इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये है इंडियन नेवी। नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, महासागर समिट यहाँ पर इसका नाम है। और ये जो महासागर समिट है ये साल में अब 2 बार हुआ करेगा। ये जो समिट है ये वर्चुअली आयोजित किया गया था और इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे आसपास लगने वाले जितने भी देश हैं वो सारे देश वाटर बॉडीज के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं और इस वाटर बॉडी में एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी एंड पीस को कायम रखा जाए। ये था इसका मेन उद्देश्य। अगर किसी भी पड़ोसी देश को कोई इशू आ रहा है, सिक्योरिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस समिट के अंदर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो उस देश की रक्षा के लिए और कॉपरेशन के लिए हमेशा के लिए तैयार रहें। इस टाइम पर इंडियन नेवी के चीफ कौन है या फिर आप बोल सकते हो एडमिरल कौन है? तो ये हैं डीके त्रिपाठी। डीके त्रिपाठी पूरा नाम है इनका दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय नौसेना दिवस आने वाला है, इसके लिए 1 महीना भी नहीं बचा है। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। मेरा आज का सवाल है आपसे, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्या आप बता सकते हो जो बिहू फेस्टिवल है जो आसाम में मनाया जाता है ये एक साल में कितनी बार मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। छठ पर्व के उपलक्ष्य में 50% डिस्काउंट अभी भी चल रहा है। दिवाली 50 कोड लगाकर आप मेरा कोई भी बैच अवेल कर सकते हैं। और अगर आप समय अपना बचाना चाहते हैं, पूरी जीएस एक बार में कवर करना चाहते हैं, तो आप मेरा रिकॉर्डेड बैच अवेल कर सकते हैं जिसमें पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज और वन लाइनर क्रैश कोर्स, ये सब कुछ एक ही बैच में आपको पैकेज के रूप में कवर्ड फॉर्म में मिलता है। लाइव अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव बैच भी इस टाइम पर चल रहा है। बाकी रिकॉर्डेड बैचेस जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब आप पर्टिकुलरली भी अवेल कर सकते हैं। सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ पॉलिटी, ऐसे आप अगर लेना चाहें। और आपको बता दूं, हिस्ट्री का जो अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच है वो भी लाइव हो चुका है, जो कि जस्ट अभी अक्टूबर के ही महीने में रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।